खबर में खुश आमदेद नाज़रीन। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, जनाब तार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें और फिर हमारे साथ एक इंतहाई अहम मेहमान, थोड़ा सा सस्पेंस रखता हूँ। 20 खबर ये है जिस पे हम बात करेंगे, 20 साल तवील जंग खत्म हुई है, ये शुरू हो रही है। क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वो वहाँ पे इंसर्जेंसी जो नॉर्थ में है, जो वाइस प्रेसिडेंट सब बैठे हुए हैं सो कॉल्ड, क्या वो गन डालने की कोशिश करेंगे और अमेरिका बहादुर इसमें क्या रोल अदा करेगा? अफगानिस्तान में नई हुकूमत का क्याम कब होगा, कब हम उसे तस्लीम करेंगे? और इसके साथ साथ एक आखिर में हम माशी आदाद शुमार के हवाले से बात करेंगे, मैशत कहाँ जा रही है, आम आदमी का क्या हाल है। मेरे साथ हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साहब ये फरमाइए कि कल आप भी मौजूद थे, एक बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई है, बड़ी अहम ब्रीफिंग। तो जितना आप हमें, वह है तो इन कैमरा, जितना आप हमें कुछ गाइड कर सकते हैं उस हवाले से। जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, आरिफ साहब, मलिक साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और कल वाकई बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हुई, 6 घंटे की ब्रीफिंग थी, जिसमें मुख्तलिफ उनके लीडर्स ने ब्रीफिंग दी, मिलिट्री लीडर्स ने। और उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब से कोई 3 घंटे का बड़ा खुला डुला फ्रैंक और इंटरेक्शन हुआ और हर सिक्योरिटी मामला पर गुफ्तगू हुई। एक तो मैं कहूंगा कि मुझे खुशी हुई कि जो हमारा मिलिट्री हाई कमांड है लेड बाय जनरल बाजवा, उसमें एक बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है मौजूदा सूरत हाल पर, क्या मसाइल हैं और हमने क्या करना है। और दूसरा एक और भी ये खुशगवार बात है कि माजी के बरक्स हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट ने भी सबक सीखे हैं और उनकी सोच में भी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई है। ये 1990s वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ना 1990s वाला पाकिस्तान है, ना 1990s वाला अफगानिस्तान है। तो इन हकायक को अक्कासी करते हुए जो गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी थी और उसमें मुझे हम आहंगी नजर आती है खाकी और मुफ्ती के दरमियान। मुफ्ती से मुराद जो सियासी कुव्वतें हैं और खाकी तो आपको पता ही है जो फौज है और मिलिट्री हाई कमांड है। तो ये भी अच्छी बात है। जो इलाकाई सूरत हाल है, जो कौमी सलामती के इश्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में सारे जो लोग शुरका थे, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ भी थी, हिज़्ब इक़्तिदार भी थी, मुतमिन थे इस कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग से। अच्छा मुशाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। मुशाहिद साहब ये बताएं, आप कल जिस ब्रीफिंग से आया और आपका भी एक माशाल्लाह विजन है, आप दुनिया को उस नज़र से देखते हैं। बज़ाहिर तो अमेरिका और नेटो उधर हार के चले गया, बाद साहिब इल्म लोग कहते हैं नहीं, असल इम्तिहान तालिबान का अब शुरू हुआ है, वो किस तरह मरा हुकूमत को चलाते हैं, क्या मिल कंसेंसस करके बनाते हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में तालिबान एक कामयाब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे या मुश्किलात का शिकार रहेंगे? पहले तो है कि दोनों बातें जो आपने कही सही है। अमेरिका हार के गया है, अमेरिका मार खा के गया है, अमेरिका बेइज्जती करा के गया है, वो कोई डाउट नहीं है। और वो अभी तक एक, वो कहते हैं ना, वो एक वुंडेड लायन की तरह है जिसको अब पता नहीं क्या कर रहा है। वो अभी 2 टेलीफोन कॉल तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को उसने, ब्लिंकन ने, जो वजीर खारजा अमेरिका का, कि हमारी मदद करो 16 अगस्त को और 28 अगस्त को। लेकिन दूसरी जो बात आपने की वो सबसे बड़ा टेस्ट है। अफगान तालिबान एक, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना जी, वो हिज़्ब इख्तिलाफ बड़ा अच्छा है लेकिन हुकूमत नहीं चला सकते, तो ये भी एक मज़ाहमती तहरीक थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह वो नहीं थी कि बड़ी कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट थी। अब इनके लिए टेस्ट होगा कि क्या हुकूमत में जो एक्सपीरियंस लोग शामिल कर सकते हैं जो हुकूमत चला सकें और सब पूरी दुनिया को और खास तौर पर खित्ते को साथ लेके चलें। और जो वादे उन्होंने पाकिस्तान से किए हैं, चीन से, रूस से, ईरान से, कि हम अपने खित्ते को किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो वो वादे पूरे कर सकेंगे या सलाहियत भी है पूरे करने की? अगर नहीं है तो फिर कुछ और लोगों को एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन अभी तक मैं कहूंगा, जैसे आप कहते हैं ना नया पाकिस्तान, तो उधर हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी नई एस्टेब्लिशमेंट है और वो नया तालिबान भी है। कम से कम अभी तक जो सोच और इक़दाम उन्होंने किए हैं वो माजी के बरक्स है। अच्छा शाह साहब, काबिल तारीफ है, कल आपने बताया अपना हमारी जो आर्म फोर्सेस की जो विजन है, जो लीडरशिप है, बड़ी अच्छी बात है। मगर इस मुल्क की को पोलिटिकल लीडरशिप भी तो है। वेयर दे आर, वेयर इज़ योर पार्लियामेंट? आप जैसे इतने सीनियर लोग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना नाम है, वो कहते हैं मैं यूरोप को भी समझता हूँ, दुनिया भी देखी है, पॉलिटिकल लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, सेनेट नज़र नहीं आ रहा, पार्लियामेंट नज़र नहीं आ रहा। व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद अस? ये आपका वैसे जो तनकीद है ज़रा वैलिड है। मैं समझता हूँ कि हम जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि 3, 4, 5 इश्यूज ऐसे हैं जो सियासत से, सियासी वाबस्तगियों से बाहर है। मेरे ख्याल में कश्मीर हो, सीपैक हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो,
फलस्तीन हो, अफगानिस्तान, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी। इसलिए मैं चेयरमैन डिफेंस कमेटी, मैं कभी अपनी चेयरमैन डिफेंस कमेटी में इसको सियासत से बाला रखता हूँ, हालांकि सब सियासी जमातें हैं। दूसरा, हमारी आपस में जो एक खलफशार लड़ाइयां चल रही हैं सियासतदान की हर इशू पर, अब मैशियत है, कोविड-19 है, देखें कोरोना वायरस, ये तो सियासत का इशू नहीं है ना, ये तो इंसानियत का दुश्मन है, उसमें कोई पार्टी का इशू तो नहीं है ना, उसको हमें देखना चाहिए और हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखें जी, 15 अगस्त को इतना बड़ा वाकया हुआ, आज हम बात कर रहे हैं 2 हफ्ते हो गए हैं, पार्लियामेंट को फौरी बुला लेना चाहिए था। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो उधर बैठे हैं, उन्होंने हफ्ते के बाद इमरजेंसी सेशन बुला लिया, हालांकि हम तो हमसाए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अब अच्छी बात है कि फौज ने इनिशिएटिव ले लिया, बात तो एक ही, वो भी सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो पिंडी में बैठे हो या इस्लामाबाद में बैठे हो, तो अच्छी बात है इनिशिएटिव लिया। और मैं समझता हूँ कि ये भी पॉजिटिव आउटरीच है और उसमें हुकूमत को भी उनकी तकलीफ करनी चाहिए और वो करना चाहिए। सैयद साहब, आप भी तो जो ये पार्लियामेंट्री बॉडीज थी ना जिनसे वो मिले हैं, जिनको उन्होंने ब्रीफ किया है, अमेरिका में भी पार्लियामेंट्री बॉडीज जो हैं वो पेश होती हैं, उनके आगे पेश होते हैं जाके जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। तो हाँ, उतना उस तरह नहीं है, शायद उसकी वजह ये हो कि हम कोई अपने निजी कारोबारों से बाहर नहीं निकल सकते, ये भी तो मामला है ना हमारी पॉलिटिकल एलीट का। अब ये बताइए कि आपने एक और बात की कि जख्मी शेर है अमेरिका इस वक्त, और खौफ ये, और मैं जो दूसरी पैरल मीडिया देख रहा हूँ वो ये कह रहे हैं खतरा ये है कि वो चाइना को इधर से रास्ता गुजरने आराम से नहीं देंगे, जो भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? पहले तो मैं आपका जो पहला कमेंट का जवाब दे दूं। देखें जी, पिछले 4 सालों में 2 दफा मिलिट्री हाई कमांड पार्लियामेंट आया है, और मैंने इनिशिएटिव लिया था पिछली दफा 2017 में। मैंने कहा जनरल बाजवा को कि मैं क्या आप क्यों नहीं जाते, आप हमें इनवाइट करते हैं, हम गए उनके पास, मैं क्या आप भी आए हमारे पार्लियामेंट में, कहते हैं आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा ना। मैंने रजा रब्बानी साहब से बात की कि जी आप उनको बुलाएं, कहते नहीं वो नहीं आएंगे। मैं क्यों नहीं आएंगे, आर्मी चीफ है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, कोई फॉरेन कंट्री का तो नहीं। उन्होंने इनवाइट किया, जनरल बाजवा आ गया, वो खुला डुला बंदा है वैसे ही जनरल बाजवा, आप जानते हैं, और वो रिलैक्स गुफ्तगू करते हैं, तो वो आगे, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी ऑफ द रिकॉर्ड, जो कहते हैं बैकग्राउंड में, कर बाकी बाद में छप जाता है सारा कुछ। और फिर अभी जुलाई में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ करने गए, तो 2 दफा हम GHQ गए हैं, 2 दफा वो पार्लियामेंट आए, तो ये अच्छी बात है। जहां तक आपने बात की अमेरिका की, अब ये देखें अमेरिका का, कि मैंने भी जिक्र किया था कि वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो इसका दिमाग खराब था, जब चाइना से बात कर रहा था तकब्बर के साथ, मार्च में अलास्का में जो पहली मीटिंग हुई थी 18 मार्च 2021 को, अब उसने 2 टेलीफोन किए चाइनीज को मिन्नतें करने के लिए, वांग जी को जो वजीर खारजा है, 16 अगस्त को किया और 28 अगस्त को, आप हमसे ताउन करें, आप ये करें वो करें। चाइनीज ने कहा जी हम ताउन करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप चीन दुश्मन पॉलिसियां खत्म करें। उन्होंने भी कंडीशन लगा दी, और कल आपने देखा UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, चीन और रूस ने एब्सटेन किया, जो रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन भी, वरना तालिबान के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना चाह रहे थे, चीन और रूस ने कहा हम इजाजत नहीं देंगे। तो इस वक्त अमेरिका का वो रोब, वो दबदबा, वो दिमाग खराब जो था, बहुत गरूर तकब्बर जो था, वो उस तरह नहीं रहा। उनको भी जरूरत है एलाइज की, पाकिस्तान उनकी तावन कर रहा है। बल्कि मैं पिछले दिनों इस्तांबुल गया था, तो एयरपोर्ट गया तो मैं देखा अमेरिकी फौजी, मैंने मिला, मैं कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, कहते जी वी आर हियर फॉर ट्रांजिट फॉर इवैक्यूएशन ऑफ अफगान्स। और फिर मैं देखा कहाँ वो वर्दी में आए हैं फौजी, और पाकिस्तान के आगे मिन्नतें कर रहे थे, या प्लीज हेल्प अस, प्लीज डू दिस। तो वो हम उनको इवैक्यूएट करा रहे हैं, PIA के जहाज, अल्लाह की शान देखें, हम अफगानियों को इवैक्यूएट करा रहे हैं, अमेरिकनों को, अंग्रेजों को, डेनिश को, बेल्जियंस को, डच को। तो ये सिचुएशन चेंज हो गई है, उनको हमारी जरूरत है और उनको चीन की भी जरूरत है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल जो जख्मी शेर जो है वो अपना इस तरह गुस्से का इजहार नहीं करेगा, वो समझता है उनकी भी शिकस्त हुई है, और हमारे हिंदुस्तान के दोस्त जो हैं वो तो वैसे ही सफे मातम बिछा हुआ है, वो उन्होंने वैसे। अच्छा मुसाहिर साहब, एक तो जख्मी शेर कुछ सीखता है नहीं सीखता, एक आपने फरमाया जैसे नया पाकिस्तान, नई एस्टेब्लिशमेंट, उसमें बहुत सारी गुफ्तगू हुई, यकीनन आप वो नहीं इजहार करेंगे ना, मैं पूछूंगा। तो क्या समझते हैं 3 साल बाद जो नए पाकिस्तान के बारे में आम लोगों के तासुरात है, तालिबान के 3 सालों के बारे में वही तासुरात होंगे, या वाकई नया तालिबान होगा? देखिए, नया तालिबान इसलिए लोग कह रहे हैं, या मैं सिर्फ आखिरी माफी चाहता हूँ, एक बात पे आप जब जनरल साहब बोल रहे थे बड़े मुस्कुरा रहे थे, आपके एक साथी ने बड़ा फील किया, वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगा उन्होंने बताई भी है लेकिन मुझे मेरी मेमोरी नहीं काम कर रही। वो देखिए जी, वो असल में हम यूज्ड टू हैं, बड़े हम सियासतदान अपने आप को बड़ा सीरियसली लेते हैं, माजी का फौजी हाई कमांड बड़ा सीरियसली लेता था बड़ा। तो ये जो इस किस्म का खुला डोला इंटरेक्शन है, जनरल बाजवा को मैं कहता भी हूँ कि ही इज अ थिंकिंग जनरल,
वो हारे का नहीं वो। और माजी की एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को समझती थी कि हम पाटे खा हैं, हम फैसला करेंगे। ये आपसे मशवरा भी करते हैं, आपसे पूछते भी हैं और आपसे सीखना भी चाहते हैं। तो ये मैं उनको फौजियों को लेक्चर भी देता हूँ, आधे जर्नल तो मेरे स्टूडेंट भी हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और कमांड स्टाफ कॉलेज की वजह से। तो ये बड़ा प्रोफेशनल मिलिट्री हाई कमांड है, ये नजरियाती लोग नहीं है, ये बैटल हार्डन है। इन सब ने कोई बलोचिस्तान में जंग लड़ी है, कोई वॉर ऑन टेरर लड़ी है, स्वात में लड़ी है, फाटा में लड़ी है, फिर इस पहुंच तक प्रोफेशनल लोग हैं, कॉन्फिडेंट लोग हैं और अपना सिस्टम जानते हैं। और बाजवा की ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लाए हैं। खासतौर पे अफगान पॉलिसी क्या थी हमारी, कि हमारे बंदे को इंस्टॉल करना है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ लाना है, फलाना सारा बंदा है। इन्होंने कहा कि नहीं, वी विल जो हमारे फेवरेट्स नहीं है। अब जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया तो इस्लामाबाद में हम किसकी मेजबानी कर रहे थे? सारे वो लोग जो कोई हजारा का है, कोई ताजिक है, कोई उज़्बक है। पहले तो वो नाम लेने का पाकिस्तान को तैयार नहीं थे। तो हमारी पॉलिसी में जो मुस्बत तब्दीली आई है उससे हमारे स्ट्रेटेजिक स्पेस मिला है, अफगानिस्तान में भी और खासतौर पर इस खत्ते में भी। और इनकी बैलेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया ऑल्सो, कि इंडिया की बात करता है और इंडिया ने हमें इनिशिएटिव लिया। ये आरिफ साहब ये ना भूले, ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल की, इंडिया के डीजीएमओ ने फोन किया हमारे बंदे को कि जनाब हम तो चाहते हैं कि पक्का सीज फायर हो। तो क्योंकि मोदी को कोविड ने मारा है, मोदी को चाइना ने मारा है, मोदी को मईशत ने मारा है और पिछले हफ्ते उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग कितनी थी? 24%। ये मोदी का हाल है जो बड़ा फने खा समझता था। तो हालात तब्दील हो गए हैं, हमारे हक में हालात हैं, लेकिन उसका खूब कदम लें, उसका फायदा उठाएं। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ मगर अपने कमेंट से करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि तालिबान का जो अब अगली जंग है वो गुर्बत के साथ है, पैसे की कमी है, $9 बिलियन उनके फ्रीज है, महंगाई बढ़ गई है 15 दिन में, बेरोज़गारी है, बेशुमार मसाइल हैं। जो मेरा असल आपसे सवाल है, इसमें रीजनल जो पावर्स हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो इनसे प्रॉक्सी में नहीं आ जाएंगी? डोंट यू प्रेडिक्ट चाइना और अमेरिका कोल्ड वॉर में जा सकते हैं इस कंडीशन में? ये डिपेंड करेगा अमेरिका की तरफ। जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैसा उनके पास नहीं है। उनके $2 बिलियन था इनका सालाना इनकम तालिबान की। वो कहां से थी? वो ड्रग्स और माइनिंग के से $2 अरब। अब जो $9.5 अरब तो अमेरिका ने काबू कर लिए, लेकिन चाइना, रशिया, कतर और उसमें अगर सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल कर लें, एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम हो सकता है। और अमेरिका का भी ये ना भूलें कि नजरिया जरूरत के तहत अमेरिका ने जंग हारी है, फौज का इनकलाब हुआ है, खित्ते को नहीं छोड़ा। ये खित्ता दुनिया का सबसे अहम खित्ता है जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, ये जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से। पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ये सारा ही तो स्ट्रेटेजिक एरिया है। तेल इधर है, पीछे सऊदी अरेबिया, यूएई बैठा हुआ है। तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट होगा। अमेरिका के अब कार्ड्स कम है और इस पर चाहिए कि वो भी इंगेज करें। मेरे ख्याल में अभी अमेरिका को टाइम लगेगा। और दूसरी बात है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त एक सियासी खाना जंगी शुरू होगी। ये बाइडन को नहीं छोड़ेंगे। ये जो रिटायर्ड जर्नैल है, जो रिपब्लिकन राइट विंग है, ट्रंप की वापसी तो पक्की करा दी है ना बाइडन ने इस सारे वाकया के बाद 2024 में। और अगला साल का जो इलेक्शन होगा, इनका बाई इलेक्शन होता है 2022 में, रिपब्लिकन वापस आ जाएंगे। आप देख लें, मैं भी थोड़ा बहुत अमेरिका को जानता हूं। ये अच्छा, अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट वॉर लड़ी है, 20 साल की उनकी सबसे बड़ी वॉर है। मेरा आपसे सवाल है, क्या क्यों आया था अमेरिका? $1 मिलियन क्वेश्चन है, अभी तक जवाब नहीं मिला इसका। लेने क्या आया था वहां अमेरिका? 7 अक्टूबर 2001 को जब हमला हुआ, अफगानिस्तान पर जंग का ऐलान हुआ, तो जो पहला F-16 पायलट था उसने बॉम्बिंग करने के बाद आया। तो मैंने उसका इंटरव्यू सुना और जो मैंने अपने आर्टिकल में भी कोट किया था, मैंने आर्टिकल लिखा था लॉस एंजेलिस टाइम्स में, कहा था ना बुश ने कि व्हाई डू दे हेट अस। मैं कहा व्हाई डू दे हेट यूएस। तो मैं कहा, उसने कहा था कि ये हमने अफगानिस्तान पर इसलिए हमला किया है कि दिस इज अबाउट रिस्टोरिंग अमेरिकाज कॉन्फिडेंस, कि अमेरिका का एतमाद और मोरल गिर चुका था। वो जब 9/11 हुआ तो गुस्से में थे, उन्हें किसको कुटें। आपको तो मीटिंग हुई उनकी, और बुश एट वॉर किताब में लिखा है बॉब वुडवर्ड का, जो वॉशिंगटन पोस्ट का सहाफ़ी है, उसने कहा, किसने कहा इराक पर हमला करें, किसने कहा अफगानिस्तान। उन्होंने कहा अफगानिस्तान आसान है, उसको मारेंगे और उसके बाद इराक जाएंगे। ये फैसला 14 सितंबर 2001 को हो चुका था, इराक की जंग का, और अफगानिस्तान इसलिए था। और इसलिए जब पाकिस्तान को उन्होंने दिया तो इंडिया का ख्याल था पाकिस्तान ना करेगा और इंडिया और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को मारेंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म करेंगे। वो तो हमने फौरन उनकी बातें मान ली और हम उसको बचा करके निकल गए। तो ये बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ था गुस्से का निकालना है, एक सुपर ताकत। हालांकि अफगानिस्तान में देखें जो 19 हाईजैकर्स थे, 15 तो थे सऊदीज,
2 मिस्री, 1 यूएई, 1 लेबनान, ना अफगानी ना पाकिस्तानी। अच्छा सैयद साहब, एक बड़ा अहम सवाल जो आपने उठा दिया है, वैसे हम इससे पहले भी जा सकते हैं, जब कोड नेम गैरी आया था, पहला $5 लाख उसने वॉर लॉर्ड के सामने रखा था 80s में, जब वहाँ सौर इनकलाब के बाद, तो ये तो सारा जो हेरोइन का से इन्होंने जंग और जहाद किया, जहाद तो नहीं था, इसे जहाद नहीं कह सकते। ये फरमाइए कि ये जो अफगानिस्तान का मामला है, ये तो वाशिंगटन DC चला गया है, सोसाइटी बहुत बुरी तरह स्प्लिट है, 7.5 करोड़ वोट आपने बताया उसने लिए, तो ये तो बुरान यूं लगता है यहां से वहां चला गया है। अमेरिका को आप कहां देख रहे हैं? उनकी रूलिंग क्लास बटी हुई है और बुरी तरह लड़ रही है। सैयद साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सईद साहब। अमेरिका में इस वक्त नंबर 1 इशू इकोनॉमी, कोरोना वायरस नहीं है, एक ही इशू है अफगानिस्तान। मैं देख लीजिए फॉक्स भी देखता हूँ रोज, CNN भी देखता हूँ, और 5-6 अमेरिकी अखबारें रोज पढ़ता हूँ, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों की। एक ही इशू है, जो गाली पड़ रही है बाइडन को। मैं उधर पढ़ा भी, उस जमाने में भी लोग अटैक करते थे, इतनी गाली किसी सर्विंग अमेरिकन सदर को नहीं पड़ी। और मैं खासकर देख रहा हूं जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनका भी बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा बाइडन ने हमारी बेइज्जती बहुत कराई है, जिस तरीके से हुआ है। जंग हारना तो वो वियतनाम में भी हार गए थे, लेकिन ये जो बेइज्जती हुई है ना, अब आखिरी जो फोटो अभी दिखा रहे थे कि जनरल डॉनहू जा रहा है अकेला, सर नीचे करे और बंदूक पकड़ी हुई है, और उन्होंने जिस तरह उनकी नलायकी थी। मैंने एक कहा, अमेरिकन फौजी ने पूछा मेरे से भी, इंटरव्यू था इंटरनेशनल चैनल पर, क्या गलती की? मैंने कहा बागराम एयरबेस जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, आपका मरकज था, आपका बुनियाद था, आपने जिस तरह भागे हैं, ताला भी नहीं लगाया जनाब, भाग के रात को भाग के चले गए। जब बागराम आपने खाली किया, लोगों ने कहा, अफगानियों ने कहा ये तो भाग गए, अब तो नजर नहीं आएंगे, ये तो यू शुड हैव बीन द लास्ट टू लीव। मुझे समझ नहीं आया कि ये नलायकी जो कभी अमेरिकन सिस्टम में नहीं था। अमेरिकन बड़ी एफिशिएंट कौम है नॉर्मली, उनका सिस्टम बड़ा एफिशिएंट है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट भी बड़ी रूथलेस भी है, एफिशिएंट भी है। इस दफा पता नहीं क्या हो गया उनको। जी मुशाहिद साहब, ये फरमाइएगा, क्या आप आइंदा चीन समझते हैं कि अफगानिस्तान में तामीराती काम करेगा, उसका रोल अहम नहीं हो जाएगा चीन का आने वाले दिनों में? चीन, रूस, पाकिस्तान और जो वस्ती एशिया की रियासत और ईरान का रोल कलीदी होगा। वी आर द की प्लेयर्स नाउ। और चीन और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के ऊपर मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह हमारी चीन और पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर कोऑर्डिनेशन है। आज भी आपने देखा होगा कि चाइनीज सफीर मिला जनरल बाजवा का GST में जाके, ये एक बड़ी हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। हम चाहेंगे, देखें जी, अमेरिका तो चला गया, हम तो इस खित्ते में ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा तो बॉर्डर है 2600 किलोमीटर का, तो चाइना का बॉर्डर 76 किलोमीटर है, तो चाइना भी चाहेगा पाकिस्तान से मिलके अफगानिस्तान में इस्तेकाम आए। तालिबान को भी हम समझाएं, उनको भी करें कि जनाब रियल वर्ल्ड में रहते हैं, आप भी सबको शामिल करें, एक्सपर्ट्स लें, हुकूमत चलाने की सलाहियत रखें, और आपको हम इमदाद भी दिलाएंगे। और मेरे ख्याल में यूरोप में भी स्प्लिट आ गया है, खासकर फ्रांस और UK मेरे ख्याल में तावन करेंगे। आपने इंटरव्यू देखा होगा सर निकोलस कार्टर, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ब्रिटिश का, वो जनरल बाजवा का यार भी है बाय द वे, और उसने जो बातें की हैं अफगान तालिबान के बारे में, लोग तो कहते हैं ये तालिबान का तर्जुमान है तो वो ब्रिटिश जो है वो भी, और फ्रांस ने भी। अच्छा मुशाहिद साहब, माफी चाहता हूं, आपकी गुफ्तगू में और हमारी गुफ्तगू में रोजाना अखबार TV देखते हैं, जनरल बाजवा सब नजर आते हैं, अमेरिकी वजीर खारजा भी उनसे करते हैं, जर्मन के भी करते हैं, बरतानिया के भी करते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं मुल्क में, कभी वो जरा कम डिस्कस आते हैं। इन हालात में थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, समझते गए होंगे। बात यह है कि वो समझते हैं, मगरब वाले बड़े इस मामले में वो हैं, रूथलेस कह लें या ब्लंट कह लें, जब वो नजरिया जरूरत देखते हैं, जब उनको पता है कि फैसले का वो पिवट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट है, अफगान पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी, ये में वो पैरामाउंट है, तो वो जो रियल पर्सन कंसर्न है उनसे बात की जाए। हालांकि मजे की बात है, जब उसने ब्लिंकन ने कॉल किया जनरल बाजवा को, तो जनरल बाजवा ने उससे कहा कि यार वजीर खारजा को भी कॉल करो, तुम्हारा जो हम मनसब है, फिर उसने उसको भी कॉल किया। तो ये उनको चाहिए, लेकिन हम भी कॉल का इंतजार ना करें, हम अपना रोल ठीक करें। अगर आप रोल लीड फ्रॉम द, अब वही जमाना था मियां नवाज शरीफ का, जब 5 दफा क्लिंटन ने कॉल की थी, क्योंकि उनको जरूरत थी, नजरिया जरूरत के तहत कि एटम बम धमाका ना करे। तो जब सर आखिरी सवाल है, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी से सैयद साहब ये फरमाइए, अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट की शक्ल और है, उसने वर्दी नहीं पहनी हुई, वो सरमायादार हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई बंदा डोमिनेट हो सकता है, प्राइमरी जीत के ऊपर आ सकता है। बर्नी सैंडर का हशर हमने देख लिया था मुख्तसरन। देखें जी, बड़ा मशहूर था डेविड रॉकफेलर का, जिस जमाने में मैं पढ़ता था अमेरिका में 30 साल पहले, लोग कहते थे कि डेविड रॉकफेलर इतना इंपॉर्टेंट आदमी है
कि वो अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो उसके लिए डिमोशन होगा, क्योंकि वो हेड है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, डेविड रॉकफेलर। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी चेंज हो गई है थोड़ी सी, अब वो नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है, जिसमें CIA और पेंटागन और जर्नल अब वो ज्यादा हावी हो गए। दो लोग पिछले बहुत मुझे आई हैव टू लीव इट देयर। सैयद साहब, आपसे जब बात होती है तो बात खत्म करने का दिल ही नहीं, आप इतना माशाल्लाह गहरी निगाह है आपकी। भट्टी साहब, एस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है, इस तरह ना करें। ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। मगर जमहूरियत को डोमिनेट अगर करना है तो अवाम की खुशहाली पहले करना पड़ेगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और बड़ी अहम शख्सियत और जो फ़ॉरेन अफेयर्स और फ़ॉरेन अमूर पर इंतहाई गहरी निगाह रखते हैं, हमारे साबका वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं जनाब खुर्शीद महमूद कस्तूरी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर। मैं सवाल खोलता हूं और फिर उसके बाद हमारे पैनल आपसे पूछेंगे। बड़ी एक गैर मामूली सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे यहाँ, जितनी तेज़ी से इनखला हुआ है, और वी वर आल्सो टेकन अबैक। तो हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या खुदा ना खास्ता फिर एक लंबी या प्रोट्रैक्टेड जो है खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं? कसूरी साहब जी देखिए, ये चार्ल्स डिकन्स ने एक किताब लिखी थी, अ टेल ऑफ टू सिटीज। जी जी। द बेस्ट ऑफ टाइम, द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अब पॉइंट है, ये बेस्ट ऑफ टाइम्स भी है, वर्स्ट ऑफ टाइम्स भी है। उस वक्त तो दो शहर थे, इनकलाब फ्रांस आया हुआ था और पेरिस और लंदन की कहानी थी। अब इस्लामाबाद और काबुल की कहानी है। देखें, ये बेस्ट ऑफ टाइम्स इसलिए है कि जो हमें हमेशा खतरा रहता था कि भारत हमारे मगरबी बॉर्डर पे बैठ के NDS अफगान इंटेलिजेंस से मिल के और रॉ के पूरे इलाके में डिस्टर्बेंस कराता था, तो उस लिहाज से तो हमारी उनसे जान छुटी। लेकिन वर्स्ट ऑफ टाइम्स इसलिए है कि इससे बहुत से खदशात हैं। अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया गया, इसमें सबक अमेरिका के लिए भी हैं, अफगानिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, फिर अफगानिस्तान, फिर अमेरिका ही करूँगा। हमारे लिए सबक यह है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। अंग्रेज़ी का एक टर्म है बिग ब्रदर, हम बिग ब्रदर का रोल ना अदा करें। अफगान एक गयूर कौम है, उनको पसंद नहीं है कि वो इम्प्रेशन दिया जाए कि क्योंकि जी आज उनके हालात ठीक नहीं, गरीब हैं, तो हम उन पे को प्रेशर डाल रहे हैं, हमको डिक्टेट कर रहे हैं। तो एक तो हमें, नंबर दो, हमें कोई अपने फेवरेट्स नहीं ढूंढने चाहिए। मैं नाम नहीं लेता, पहले हमने बहुत हर मौके पे फेवरेट्स ढूंढे, फेवरेट्स को छोड़ा, फेवरेट्स हमारे खिलाफ हो गए। हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हमें एफर्ट ये करनी चाहिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिल के कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम हो, जिसके अंदर वो तमाम कुव्वतें, कौमियतें शामिल हों। अमूमन तालिबान को डोमिनेंट पश्तून समझा जाता है, लेकिन तालिबान ने बहुत अक्लमंदी अब क्या की है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में 20-25% उज़्बेक, हज़ारा और ताजिक मिला लिए। यही वजह है कि शुमाल से जहाँ उनको ख़तरा था कि पिछली दफ़ा साबिक नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट मिली, वो रास्ते बंद हो गए हैं। कुंदूस उन्होंने जाके कब्ज़ा कर लिया, और इसी तरह जितने बॉर्डर क्रॉसिंग्स थे ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ, उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ईरान के साथ उन्होंने जाके कब्ज़ा कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ सीखा है। सीखा ये कि अब ये सिर्फ पश्तून डोमिनेटेड एलिमेंट ना रहे, हालांकि अभी भी है, लेकिन जो वहाँ की दूसरी कुव्वतें हैं इनको मिलाना पड़ेगा। अगर ना मिलाया तो आज आपको एक छोटा सा दाना नजर आ रहा है, वो फोड़ा बन सकता है, वो पंशीर, वो अट्रैक्शन बनेगा तमाम वो लोग जो तालिबान से नाराज हैं। इसलिए एफर्ट होनी चाहिए, पस पर्दा पाकिस्तान उनको समझाए कि जितनी जल्दी वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे उतना बेहतर है। मगरिब को मैं एक एडवाइस दूंगा, और वो ये है कि आप ये गलत फहमी से दूर हटा दें। अभी कह रहे हैं उनके $9 बिलियन हैं जो इन्होंने रोक लिए हैं, और IMF ने $400 मिलियन देने थे, वो भी हाथ रोक लिया है। जो बदतरीन चीज़ हो सकती है सारी दुनिया के लिए, मगरिब के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि अभी तक तो हम इलाका गैर कहते थे। जो पाक अफगानिस्तान बॉर्डर, एक ज़माने उसको यागिस्तान कहा जाता, ये पूरा अफगानिस्तान इलाका गैर बन जाएगा अगर आपने उनको इकोनॉमिकली स्टार्व किया। उनकी टोटल इंपोर्ट्स है 7 बिलियन, उनकी एक्सपोर्ट है 1.7।
अगर आपने रोका तो आज मैं आपके सामने प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि उनका जो ओपियम ट्रेड है उसकी इस वक्त वैल्यू $2 बिलियन के करीब है, लेकिन वो कोलंबिया में तो बड़े बड़े माफियाज हैं, वो अरबों डॉलर कमाते हैं। अगर आपने अफगानिस्तान को इग्नोर किया, एक तो ये इलाका गैर बनेगा, नंबर 2 सारी दुनिया के जो कार्टेल्स हैं ये अब तालिबान वो नहीं रहे जो सच कहते हैं। अगर इनको पैसा ना मिला तो ये वही हरबे इस्तेमाल करेंगे जो कोलंबिया में ड्रग लॉर्ड्स करते हैं। तो अमेरिका को होश के नाखून लेने फरमाया कि पाकिस्तान को बड़ा भाई नहीं बनना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कंसेंसस से अफगानिस्तान की हुकूमत बने। तालिबान अब तक तो जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। क्या अमेरिका ने भी तवील जंग 20 साल जो वो हारा उससे कुछ सीखेगा या वो मजीद कोशिश करेगा वहां हालात खराब करने की? आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर हालात खराब करेगा, मैंने कोशिश की थी इसको जवाब देने की, तो अपना भी तबाही करेगा, मगरिब की भी तबाही करेगा, ये इलाका गैर बनेगा, सारी दुनिया के दहशतगर्द यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि जो बातचीत हुई 1.5-2 साल से दोहा में, जिसमें पाकिस्तान ने कलीदी और अहम और मुस्बत किरदार अदा किया बातचीत के लिए। देखें, एक चीज़ क्लियर थी, जब गनी हुकूमत को उन्होंने बाहर कर दिया, जिस पे गनी हुकूमत ने बड़ा एहतजाज भी किया, तो एक बात तो क्लियर हो गई ना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो उस वक्त थी उसने फैसला किया था कि हमने अफगानिस्तान से निकलना है और बात करनी है तालिबान से। उस वक्त ही क्लियर हो गया था कि गनी का पत्ता कट रहा है और उसको आके बाइडन ने फॉलो किया। तो आप कह रहे हैं किस्म का बाई पार्टीजन कंसेंसस था कि अफगानिस्तान से जान छुड़ाई जाए, लेकिन जान ऐसे ना छुड़ाई जाए कि वहाँ बिल्कुल वैक्यूम पैदा हो। वैक्यूम अगर तो उनका ख्याल है कि चीन और पाकिस्तान इसका और ईरान खमियाजा भुगतेंगे, हाँ हम भुगतेंगे। इसीलिए मेरी एडवाइस होगी ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस को मिल के स्टेबलाइज करना है, लेकिन मगरिब नहीं बचेगा अगर इस इलाके में वो कंडीशन पैदा हुई जिसका खदशा मैंने आपके सामने अभी किया है। तो मेरी उम्मीद है कि कुछ सीख गए होंगे। दलाइल 2 हैं, एक दोहा में टॉक्स हुई, एक जो उनके CIA के हेड मिलने आए हैं। साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो हुकूमत की आपने बात की है जिसमें आपने कहा कंसेंसस आना चाहिए, इसका कितनी देर का प्रोसेस आप देख रहे हैं? कितने दिनों में ये हुकूमत बना सकते हैं और इनकी कितनी सलाहियत है कि ये कंसेंसस के साथ आ जाए? नंबर 1। और नंबर 2, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? लेट से अगर अगले हफ्ते अगर वो डिक्लेयर करते हैं हमने हुकूमत बना ली है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए तस्लीम करते? क्योंकि लास्ट टाइम हम पहले दुनिया के मुल्क थे जिन्होंने तालिबान को कबूल किया था और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड अफगानिस्तान। तो इस बार हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, हमने भी सबक सीखा है ना कुछ। हमें क्लियर करना चाहिए तालिबान से, और ये कोई हम कोई उन पर प्रेशर नहीं डाल रहे। ये चीन भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है, पाकिस्तान भी और रूस भी। हमें गारंटी चाहिए, हम आपकी मदद को तैयार हैं, आपके इलाके से हम पे हमले नहीं होंगे। ये काफ़ी नहीं है कि जनाब ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानी तालिबान का मामला है, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। इससे बढ़ के उनको गारंटी देनी पड़ेगी और ये पाकिस्तान उनसे डिमांड करेगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत अक्लमंदी की, ये जो हमने अपनी फेंस भी बनाई है और उसके साथ फोर्ट्स भी बनाए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को वाहिद मुल्क नहीं होना चाहिए। मिल के चीन, ईरान, रूस कंसल्टेशन के साथ हमें अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करना चाहिए, ताकि तालिबान भी ये ना समझें कि वो जो चाहेंगे करेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं जवाब दे सकता। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को स्टेबलाइज किया जाए, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाए, इन रिटर्न हमारा इलाका सेफ होना चाहिए। अगले दिन आपने देखा फिर वहाँ से हमले हुए, हमारे फौजी शहीद हुए। तो पहले तो ये था कि चल जी खला है, गनी हुकूमत फारिग हो गई। ये और रीज़न है कि जल्द अज जल्द वहाँ एक हुकूमत बने। आपने मुझसे पूछा वक्त कितना लगेगा, अकल का तकाजा है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। करज़ई साहब से, अब्दुल्ला साहब से उनकी बातचीत हो रही है, हाँ वो उनको लें या उनके नुमाइंदों को लें। एक बात वाज़े है कि ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा, उज़्बेक और ताजिक और हज़ारा, जिनकी अपनी कौम में को वैल्यू है। अगर ऐसे दिखावे के लिए बंदे बिठा दिए
कि जी ये फलाना है, ये फलाना है, उसका कोई वक़्त नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो नहीं आ सकती, इलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन इस किस्म की रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है कि वहाँ के लोग उन लोगों को माने कि ये हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं, यानी कि वो अहम लोग होने चाहिए। अच्छा कसूरी साहब, एक हमने देखा कि इकोनॉमिकली चोक कर रहा है वेस्ट, पैसे भी उन्होंने फ्रीज कर लिए, आपने मैशत के भी खुल के फिगर्स बता दिए। तो ये एक ही लगता है कि अगर चाइना अंदर आता है, यूरेशिया तक जाती है, उसने पहले भी एक तांबे की कान उनसे ले रखी है, तो अंदर तो बहुत है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। तो डू यू सी एनी पोटेंशियल कि ये उसको टैप कर लेंगे अगर अमन हुआ और ये 3-4 मुल्क मिलके, ताकि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सके और समाज बन सके? जब तक अफगानिस्तान की ये हुकूमत गारंटी नहीं करेगी, अभी अमेरिका ने तो बड़े आसानी से कह दिया जी ETIM जो है, और जब अभी फॉरेन मिनिस्टर उनके ब्लिंकन ने बात की थी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ, शेन यी के साथ, तो उन्होंने कह दिया जी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर किया, इन्होंने सपोर्ट मांगी थी चाइना की कि हमारी मदद करें अफगानिस्तान को स्टेबल करने की। उन्होंने कहा हम आपको क्यों मदद करें जब एक तरफ आप हमको आइसोलेट करने पर तैयार हैं, एक तरफ आपने ETIM को लिस्ट से निकाल दिया है। तो अब अमेरिका जो मर्जी कह रहा है उसको चीन से बराबरी की बुनियाद पर बात करनी पड़ेगी। इंडिकेशन ये है कि अमेरिका को समझ आ रही है कि चाइना की सपोर्ट उसे दरकार है। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है और अमेरिका में वो आवाज़ें उठेंगी जो उनको कहेंगी जो $9 अरब आपने दबाए हैं वो आप उनको दें। हाँ, अगर उन्होंने ना दिए तो दुश्मनी तो बढ़ेगी, लेकिन फिर इस खत्ते की पाकिस्तान क्या कर सकता है? हमारे फॉरेन रिजर्व्स खुद ही ज़्यादा नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम रुपये में ट्रेड शुरू कर दें अफगानिस्तान के साथ। और क्योंकि अफगानिस्तान को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, चाइना को चाहिए कि वो उनकी मदद करेगा। हम तो ये जो मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारी काफ़ी एक हद तक इंटीग्रेशन है, हमारी जो गंदम है, मुझे तो याद है मैं जब कैबिनेट का मिनिस्टर था तो जब हिसाब लगाया करते थे तो अफगानिस्तान की गंदम, अफगानिस्तान जो आलू जाते थे, सेंट्रल एशिया आलू जाते थे, वो हम सब अपने तखमीने में रखा करते थे। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी होंगी बिजनेस की अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की, लेकिन हमें सरे दस्त उनकी ये मदद करनी चाहिए और चाइना को। लेकिन उससे पहले चाइना अफगानिस्तान से गारंटीज मांगेगा, वो गारंटीज मांगेगा। बड़ी आम बात की आपने खुशबूद कसीरी साहब कि हम उनसे रुपए में ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर एनलाइटनिंग अस। बहुत नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और भी मामले हैं, मैशत के मामले हैं, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मैशत की दुनिया का एक इंतहाई मोतबर नाम और जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गहरी निगाह मैशत पर रखते हैं, मगर हम सादा ज़बान में सवाल करेंगे ताकि लोगों को बात समझे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब बड़ी सादा ज़बान में, क्योंकि बड़ी मोटी इस्तिलाहों में हम उलझ जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत से वज़ीर आते हैं, कहते हैं नौकरियाँ देना हमारा काम नहीं, हमने कंडीशंस क्रिएट करनी है, नौकरियाँ मिलेंगी। 1980 से हम सुन रहे हैं और आज भी सुनते चले जा रहे हैं। वो कंडीशंस कब क्रिएट होंगी और क्यों क्रिएट नहीं हो रही? और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आर वी गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन? ये जो कोविड, पोस्ट कोविड जो रिसेशन आया है, नेगेटिव ग्रोथ दुनिया में भी रही है, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिन? और आम आदमी के हवाले से कोई रिलीफ की तवक्को है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक बहुत अहम सवाल किया है और वो ये है कि कोविड के आने के बाद जो हालात, आपको याद होगा पिछले साल मार्च के बाद जो बुरे असरात हमने देखे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन कुछ महीनों में 50 लाख तक लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए, ख़ास तौर पे जो दिहाड़ी पे काम करते थे। और दूसरी तरफ बेरोज़गारी की वजह से और कीमतों की इजाफे की वजह से आपने ये देखा कि तकरीबन, मेरा अंदाज़ा ये है, हमने रिसर्च की है कि तकरीबन 2 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए। तो देखिए, इसका बहुत बुरा असर हुआ। हुकूमत अलबत्ता इस असरात को कम बताती है और कहती है कि 2019-20 में जो शरह नमू था वो मनफी सिर्फ
0.5% था। हमारी गुजारिश ये है कि इसका जो असर था इससे काफ़ी ज़्यादा था, और हमारा अंदाज़ा ये है कि कम से कम हमारा जो कौमी पैदावार है उसमें कम से कम 2.5 से 3% कमी आई है। अब आप ये देखिए कि दूसरे मुल्कों में ऐसा ही हुआ है। हिंदुस्तान में तो पिछले साल 6% कमी आई उनके इकोनॉमी में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिकवरी का जो प्रोसेस है वो आगाज़ हो चुका है, क्या रास्ता हमारा जो है वो मुनासिब तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल ये है कि कुछ हद तक ये बात मुनासिब है। हुकूमत ने एक काफ़ी एक्सपेंशनरी यानी कि जिसे कहते हैं दिलेर बजट पेश किया, जिससे वो चाहते हैं कि ख़ास तौर पे मंसूबा बंदी और जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसमें कोई 60% इजाफा हो। तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता है और हमें रेवेन्यूज़ में इजाफा मुसलसल मिलता रहा और हमारा खसारा बजट का कम रहता है तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आरिफ हमीद भट्टी अर्ज कर रहा हूँ, आप खैरियत से हैं? जी बस आपकी दुआ है। डॉक्टर साहब आप जैसे लोगों से सीखना है, ये लफ्ज़ों के गोरख धंधे की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। डीजीपी कितनी है, वो गर्दिशी कर्जे कितने हैं। जिस हुकूमत ने 6-7 चेयरमैन FPR तब्दील कर दी हों, 4 फिनांस मिनिस्टर चेंज कर दिए हों, डू यू थिंक सर कि वो इन फ्यूचर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? जिनकी 25 से 30 हज़ार इनकम है, क्या वो पेट भर के खाना खा सकते हैं? जैसे आपने खुद ही फरमाया 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे आ गए हैं। क्या आइंदा भी इनकी गुर्बत में इजाफा होगा, या कि पॉलिसियों में आपको कुछ थोड़ी सी लग रही है कि बेहतरी आएगी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है भट्टी साहब कि अगर आप ये देखें कि 3 साल में खाने पीने की चीज़ों में तकरीबन 40% इजाफा हुआ है, और जो हमारा ओवरऑल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें तकरीबन 28 से 30% इजाफा हुआ है। इस अरसे में 3 साल में न सिर्फ बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है जिस तरह मैंने बताया, मगर आप ये देखिए जो लोग रोज़गार हैं उनकी आमदनी में, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स खुद सर्वे करके हर महीने हमें बताता है, 3 साल में मुश्किल से जो रोज़गार हैं उनकी आमदनी में 18 से 20% इजाफा हुआ है। तो जब कीमतों में 35 से 40% ख़ासतौर पे खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हुआ है, तो जो शख्स की आमदनी 20 या 25 हज़ार रुपये हो और वो तकरीबन अपना आधा खर्चा जो है वो खाने पीने चीज़ों पे करता है, ये सर्वे बताते हैं हमें। अगर 40% इजाफा हुआ है तो आप सोचिए कि उनके साथ इस वक्त क्या मुश्किलात होंगे। वो बुरी तरह से परेशानी में फंसे पड़े हैं। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हुकूमत को बजट में ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों की अशिया पर जो टैक्सेस हैं 17% सेल्स टैक्स वगैरह है, उनको कम से कम वक्ती तौर पर तो ख़त्म कर देते। उसके बरक्स हुकूमत ने जाके गाड़ियों की कीमतें कम कर दी माशाअल्लाह, और उसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़िमनन ये गाड़ियाँ बिक रही हैं और मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, क्या ये तरक्की के इंडिकेटर्स हैं? ये तरक्की के उस लिहाज से इंडेक्स है कि मिडिल क्लास और ख़ास तौर पे जो आपका अपर क्लास है उनको कोविड के बाद में आप देखिए कि उनकी जो प्रॉफिट है हमारी कंपनीज में 2020-21 में ख़ास तौर पे बैंकिंग का सेक्टर बेतहाशा इजाफा प्रॉफिट्स में, डिविडेंड्स में। तो हालात जो है वो जिसे कहते हैं अदम मसावात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। मैं जरा माफी चाहूंगा, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाना चाह रहा हूं। जिस मुल्क में 70% पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम हो, अगर एक घर में 10 गाड़ियां हैं तो गरीब आदमी को इसका क्या फायदा? मैं हैरान हूं। हम टोटल, मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत का फोकस जो 4-5% अरबपति लोग हैं, गाड़ी तो वही लेगा ना जिसके पास 50-60 लाख है। तो जिसके पास मोटरसाइकिल है उसकी चोरी हो जाए वो ले नहीं सकता।
तो ये क्या हुकूमत, गाड़ी हम खाएंगे? देखिए, ये नामुनासिब पॉलिसी है। इस वक्त हमें आपको सुन के हैरत होगी कि हमारा जो तिजारती खसारा है उसके बढ़ने में एक वजह यह भी है कि गाड़ियों की इंपोर्ट 2 गुना हो गई है, 2 गुना। अब ये कोई वैसा वक्त नहीं था कि आप गाड़ियों की इंपोर्ट बढ़ाएं। आपको तो इनफैक्ट कोशिश ये करना चाहिए था कि क्रेडिट जो है वो आप गाड़ियों पे कम करें और टैक्सेस को कुछ बढ़ाएं। दूसरी तरफ मैं आपको ज़रा गुर्बत के बारे में एक तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी गुजरी है रिसर्च में। इस वक्त जो पॉपुलेशन सेंसस के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, भट्टी साहब, आपको सुन के हैरत होगी कि 20 लाख घराने पाकिस्तान में ऐसे हैं जिसमें कम से कम 8 लोग रहते हैं और कुल उनके पास 1 कमरा है, छोटा। 1 कमरे में रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं। ये है हाल आपके गुर्बत का। तो डॉक्टर साहब, फिर ऐसी हुकूमत जो गाड़ियों की ब्लैक का क्रेडिट लेती है, जो 90% पॉपुलेशन है जिन्हें 3 वक्त का खाना नहीं मिलता, उनके बारे में आप मुस्तकबिल में कोई अच्छी खबर सुनते हैं या ऐसी ही पॉलिसियां रहेंगी जो चल रही हैं? देखिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस मुल्क में काफ़ी अरसे से एक सिलसिला जिसे हम एलीट कैप्चर कहते हैं वो जारी है। और अगर मैं खुल के आपसे ज़रा बात करूं तो आपको हैरत होगी, जो मराहत हमने अपने टैक्स के निज़ाम में एक्सेस टू क्रेडिट एंड लैंड और प्राइसिंग पॉलिसीज़ के नतीजे में जो फ़ायदा हमारे मुल्क के टॉप 5% को पहुंचाया है, 4000 अरब सालाना। ये बहुत मेहनत के साथ रिसर्च की गई है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में इसके सारे कैलकुलेशंस वगैरह बताए गए हैं। इस हद तक पाकिस्तान में अब एलीट कैप्चर हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि इन हालात में आप टैक्स रेवेन्यूज को किस तरह बढ़ाएंगे? आपने रेवेन्यूज इस साल बढ़ाने की कोशिश की कि छोटे दुकानदार के पीछे हम भागेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वो आपने बड़ी अच्छी बात की। डॉलर के वाले से मैं की समझना चाह रहा हूँ, 4 रुपये डॉलर सिर्फ अगस्त में, इसी महीने में अपना उसकी वैल्यू बढ़ी है। मेरा आपसे सवाल है कि इसका हमारी कर्ज़ों पे क्या असर पड़ेगा? और जो हमारे यहाँ हर बार ये होता है कि एक्सपोर्ट में इजाफा हर वज़ीर ने कहा, मेरा जब आप भी थे आपका भी यही नुक्ता नज़र था कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसके लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी, मगर वो बढ़ती क्यों नहीं है? वो वहीं की वहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या हमारे में सलाहियत नहीं है, पॉलिसी नहीं है, वेयर वी आर रॉन्ग? देखिए, आप ये बहुत अहम सवाल है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क में आपने देखा कि बहुत अरसे से, अब आप सोचिए कि 2017-18 में जो एक्सपोर्ट थे, करेंसी को 45 से 50 रुपए गिराने के बाद सिर्फ 3 साल में 3% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। आपने बोझ डाल दिया आवाम पर, कीमतों को बेतहाशा बढ़ना पड़ा। आपने जब 45% के करीब करेंसी की वैल्यू गिराई और अब गिर रहा है। अब आज की खबर यह है कि रुपया 166 के ऊपर जा चुका है, गिर चुका है। आप जब बाहर की इंपोर्ट की कीमतें जब बढ़ती हैं तो तकरीबन, अगर बाहर की कीमत आपकी पाम ऑयल में बढ़ जाए या गंदुम में बढ़ जाए या कपास में बढ़ जाए या चीनी में बढ़ जाए, जो हमारे मेजर इंपोर्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन वगैरह, तो उसका बेतहाशा इम्पैक्ट पड़ रहा है कीमतों पर। और मेरी गुजारिश ये भी है कि हुकूमत कहती है कि अफरात ज़र सिर्फ 8% है पिछले महीने। हमने जो रिसर्च किया है, हमारी तो ज़िंदगी गुजरी रिसर्च में पाकिस्तान पर, कम से कम ये 12 से 13% है। और जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं और हम पर अगर प्रेशर IMF का पड़ा और बिजली के निर्ख और गैस के निर्खों को भी बढ़ाना पड़े तो ये बहुत आगे जा सकता है। इस वक्त पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हैं कि अफरात ज़र को कम किया जाए।
मुझे इस अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बजट में जो प्रायोरिटी दी गई है वो बड़े तबके पे गिर गई। डॉक्टर साहब एक कमेंट है, पॉजिटिवली क्या ऐसी हुकूमत करे फौरी जो जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिले। रिलीफ से मुराद मेरा महंगाई है। आपकी वो सारी हम कदर करते हैं रिसर्च की, आपकी इल्म की, उससे क्या हमें फ़ायदा? क्या आप सजेशन देंगे यहाँ से इमरान खान साहब को कि 1 2 3 ये काम करें, आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल जाए उससे? एक चीज़, मैं चूँकि आप जैसे लोग मैं सुनता हूँ और आप माशाल्लाह खुले अंदाज में बात करने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस प्रोग्राम में अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुल के बात करूँ। प्लीज़ जी प्लीज़। ये जो एलीट कैप्चर है इसे अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आपको हैरत होगी कि हमारा बड़ा ज़मींदार जो है, जिसके पास 1% हमारे ज़मींदार जो है पाकिस्तान के किसान, 22% ज़मीन उनके हाथ में है। सालाना आमदनी 1200 अरब। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में कितना रहते हैं हमें रेवेन्यू? 2.5 अरब। 2.5 अरब। जमीनों पर, घरों पर, बिल्डिंगों पर आपका जो सरमाया है और जो वेल्थ मौजूद है प्रॉपर्टीज पर, शहरों में, बड़े बड़े इलाके में जिनका जिक्र भी नहीं कर सकता मैं, पॉश लोकेलिटीज में, सब मिला लीजिए तकरीबन 20 या 25 हजार अरब की प्रॉपर्टीज हैं। 25,000 अरब? 25,000 डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं 25,000 अरब रेवेन्यू कितना मिलता है? सुन लीजिए जी जी, 22 अरब। 25,000 पे जो टैक्स है 22 अरब है। अरब 25,000। तो ये हाल है आपके मुल्क का। कौन है जो इस चीज को खत्म करेगा? हमें बड़ी उम्मीदें थी, हमें इमरान खान साहब के जो जब वो माफिया वगैरह की बात किया करते थे तो हम सबको इस बात का एक लिहाज से भरोसा था कि ये जो एलीट कैप्चर है ये ख़त्म किया जाएगा। मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें मैंने सारे तरीके एलीट कैप्चर के अक्टूबर पिछले साल बता दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। हरचंद के दिल नहीं करता, मगर मेरा आखिरी सवाल ये है कि दुनिया भर में एक तो डॉलर छापे चला जा रहा है अमेरिका, क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसे कहते हैं, और फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि ये अब रिजर्व करेंसी भी नहीं रहेगी। हमारे यहाँ ऊपर चला जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अमेरिका पे प्रेशर था कोविड के बाद, और उन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह, जो हेल्थ वगैरह पे जो किया है, वो आपको अंदाजा नहीं कि खरबों डॉलर खर्च किए गए हैं। और इसके नतीजे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मॉनेटरी एक्सपेंशन ग्लोबल लेवल पे बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। ऐसा पिछले कोई 50-60 साल में नहीं हुआ था। उसका नतीजा क्या होगा? हम पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए कि ये जो बहुत दुनिया में पैसा भाग रहा है कुछ चीज़ों के पीछे, तेल वगैरह, आसमान तक पहुंचेंगी कीमतें अगले कुछ महीनों में, और उसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? हम जैसे गरीब मुल्क और हम जैसे गरीब लोग। अमेरिका के पास रिजर्व करेंसी है, मगर आपने इस रिजर्व करेंसी का असर दुनिया पे होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी दिन आपसे तफसीली प्रोग्राम करेंगे। बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने आके स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स लोगों तक बताया, वरना लफ्जों के गोरख धंधे थे। जी काजी साहब प्लीज। जी जी डॉक्टर साहब, यू एनलाइटेंड अस, और मैं चाहूंगा कि किसी दिन हम पूरा प्रोग्राम आपके साथ करें और इसी हवाले से करें। ये जो एलीट कैप्चर की बात इन्होंने की है, $17 बिलियन एलीट जो है वो खा जाती है। यूनाइटेड नेशन की जैली इदारे की रिपोर्ट है। इसका आधा भी हम बचा ले तो हमें बैगिंग बाउल लेके गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। खान साहब, इस एलीट से जान छुड़ानी पड़ेगी। इन सवालों से हम नजरें चुरा के चल नहीं सकते। नाज़रीन, ये था आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।